Government Girls Polytechnic, Muradabad. Now, I would like to introduce myself. My name is Chavi Sharma, and I am a final year diploma student in Computer Science and Engineering. I would like to sincerely thank you, respected Principal Sir, for giving us this wonderful opportunity and always encouraging the student to participate in technical and skill-based activities. Sir, your support always motivates us to learn more and do better. I would also like to thank you, Hitesh sir, for his continuous guidance, motivation, and support in organizing this session successfully. PyCoder Club aims to make coding and technical learning simple, practical, and easy for every student. I request to all students to stay connected till the end of the session and participate actively. If you have any doubt, you can ask them in the live chat section. So, respected Principal Sir, I request you to please say few motivating words for the students and grant us permission to begin today's session. I am very thankful to Chavi Anusri Deshji for this Pi Coders Club managed and run by the students of the institution. I hope that all students who are joining this YouTube channel will find it very fruitful learning process of student by student. It is our motto कि बच्चे ही हमारे इस प्रोग्राम को कर रहे हैं. It's well deserved effort by the girls, and I hope that it will be a very successful. और I give congratulations to all the कोऑर्डिनेटर्स एंड जो भी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, छवि अंश्री और मोनी जो बैकग्राउंड में हैं, कुछ गर्ल्स सपोर्ट कर रही हैं बैकग्राउंड से, श्रुतिका who took the initiative to do that. All the best to all students. Please, Chavi and Anshri, please go on. Thank you so much, sir. So, let's start with a short introduction to PyCoder Club. PyCoder Club एक स्टूडेंट ड्राइवन टेक्निकल क्लब है. इस क्लब का मेन एम स्टूडेंट्स में कोडिंग कल्चर डेवलप करना है. ये सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है. इस क्लब के थ्रू हम प्रोग्रामिंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग एंड टीम वर्क को इम्प्रूव करेंगे. सो आज के सेशन का एजेंडा है, सबसे पहले हम पाइथन के उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पाइथन का, देन उसके फीचर्स, देन एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, देन इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, देन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, then keywords in Python, then input output function, then comments, then operators, then conditional statement, then loops. So start करते हैं Python के इंट्रोडक्शन से. Python एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गाइडो वैन रोसम ने 1991 में रिलीज किया. ये बिगनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इसका सिंटैक्स सिंपल होता है एंड इस वजह से ये पाइथन ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज किया जा रहा है. पाइथन के फीचर्स होते हैं जैसे सिंपल एंड इजी टू लर्न. पाइथन सिंपल एंड इजी टू लर्न है क्योंकि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो सिमिलर टू इंग्लिश है और पाइथन में कोड करना इजी होता है. दिव्या मैम, वेलकम टू द सेशन. फीचर्स आते हैं हमारे सिंपल एंड इजी टू लर्न. तो पाइथन सिंपल एंड इजी टू लर्न है क्योंकि इसका सिंटैक्स सिंपल होता है एंड अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में इसमें कम लाइन ऑफ कोड होता है. जैसे अगर हम सी की बात करें, अगर उसमें हमें हेलो वर्ड को प्रिंट करना है तो 5 से 6 लाइन का कोड होता है. वहीं अगर हम पाइथन में देखें तो बस हम एक लाइन में हेलो वर्ड को प्रिंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ओपन सोर्स एंड फ्री. तो पाइथन पूरी तरह फ्री है, इसके लिए हमें कोई भी लाइसेंस को परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती. इसे कोई भी स्टूडेंट एकेडमिक लेवल पर या कोई भी डेवलपर इजीली यूज कर सकता है.
नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन में हम सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करने के लिए और चेंज करके उसको फिर एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे अदर लैंग्वेजेस में जैसे सी में कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को एक साथ रन करता है। इससे अगर बहुत सारी अगर एरर्स आती हैं इससे अगर बहुत सारी एरर्स आती हैं तो उनको डिबगिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं तो डिबगिंग ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पोर्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है क्योंकि इसे हम लिनक्स, विंडोज या मैक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। सो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें का जो सिंटेक्स वो सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जिससे इसमें कोडिंग करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डायनेमिकली टाइप। तो पाइथन डायनेमिकली टाइप है क्योंकि इसमें जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल का नाम और उसमें उसकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं। जैसे अगर हम सी की बात करें तो सी में हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम आता है, उससे पहले उस वेरिएबल में किस टाइप की डेटा स्टोर होने वाला है उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है। टाइम पर उसका टाइप डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो पाइथन में लार्ज बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो हम अलग अलग फील्ड में अलग अलग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब कि जो पाइथन है वो उसको सपोर्ट करता है। इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, इसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल। तो पाइथन में हम किसी भी अदर लैंग्वेज का कोड इंपोर्ट कर सकते हैं और किसी अदर लैंग्वेज में भी हम पाइथन का कोड इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अब आते हैं हम पाइथन के एप्लीकेशंस पर। सो आज के टाइम में पाइथन ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, इसलिए पाइथन को सीखना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन है जैसे वेब डेवलपमेंट। अगर हमें वेबसाइट डेवलप करनी है, कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उसके लिए हम पाइथन की फ्लास्क या जेंगो लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर हमें डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए हम टिकिंटर, कीवी या PyQt लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो जो कि आज की करंट फील्ड है, इसके लिए हम numpy या pandas लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम पाईटच लाइब्रेरी या केरास या टेंसरफ्लो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गेम डेवलपमेंट। तो गेम डेवलपमेंट की फील्ड में भी हम पाई गेम लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में हम स्केपाई या रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि फैन है, एसी है या बल्ब है, वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं और फिर उसको हम अपने फ़ोन वगैरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए पाइथन, पाईफिरमटा लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पाइथन का यूज़ सिग्नल एनालिसिस, वेव फॉर्म स्टडी, पावर सिस्टम कैलकुलेशंस में होता है। इसके लिए हम स्केपाई और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। स्केपाई का यूज़ साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए होता है। ये सिग्नल, वोल्टेज, करंट, डेटा एनालिसिस करता है और मैटप्लॉटलिब इन जो सिग्नल्स हैं उनको ग्राफ की फॉर्म में विजुलाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम पाइथन का यूज़ हार्डवेयर डिवाइसेस या माइक्रो कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इसके लिए हम आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, GPIO का यूज़ करते हैं। देन अब हम सीखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं। पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हम इसको पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडोज़ के लिए वर्जन है। डाउनलोड करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है ऐड पाइथन टू पाथ।
उसको टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसका पाइथन का इंस्टॉलेशन फिनिश कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हम पाइथन में कोड कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम सर्च करेंगे ITL। तो जब हम ये सर्च करके एंटर करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ये जो पाइथन की विंडो है ये हमारी इंटरेक्टिव विंडो होती है। इंटरेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि अगर मैं इसमें कोई कोड दूंगी तो इसका आउटपुट भी इसी स्क्रीन पर मिलेगा, इसलिए ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, इसलिए इसको इंटरेक्टिव विंडो कहते हैं। अब इसमें हम अपने कोड को सेव नहीं कर सकते। अगर हमें अपने कोड को सेव करना है तो हम एक फ्रेश विंडो ओपन करेंगे Ctrl+N से। इसमें हम अब पाइथन का कोड करके सेव करके उसको रन कर सकते हैं। जैसे एक कोई वेरिएबल बनाया, अब ये एक हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है यूजर से रन टाइम पे हम एक इनपुट लेंगे नेम और उसको हम प्रिंट करेंगे। तो इसको हम रन करने के लिए सबसे पहले उसको सेव करने की ज़रूरत होती है। इसको हम किसी भी जहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं, जैसे हमने डेस्कटॉप पर सेव करना है, डेस्कटॉप पर हमने कोई भी नाम दिया और उसको सेव कर दिया। अब हम यहाँ से जाके रन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पाइथन प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पे हम अपना नेम देंगे और ये हमारा आउटपुट आ गया। पाइथन का इंस्टॉलेशन अब यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं अनुश्री मिश्रा को इनवाइट करूंगी कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करे। Good afternoon, everyone. And we are beginning with the next topic, which is one of the important topic if you have to start your programming. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेरिएबल्स इन पाइथन। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स इज अ कंटेनर दैट इज यूज्ड टू स्टोर योर डेटा। अगर आपको पानी स्टोर करना होगा तो आप कैसे स्टोर करोगे उसे किसी क्लास में, किसी बॉटल में स्टोर करते हो। वैसे ही अगर आपको प्रोग्रामिंग में अपना डेटा स्टोर करना होगा तो आप वेरिएबल्स में स्टोर करते हो। डिफरेंट टाइप की वैल्यूज, डिफरेंट टाइप का डेटा, जो कि डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका रोल नंबर हो सकता है, तो उसको जब आपको स्टोर करना होगा तो आप वेरिएबल्स का यूज करोगे। तो हम कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 5। तो x जो है वो हमारा वेरिएबल है, हमने इसमें क्या स्टोर करवाया, 5। वैसे ही y में हमने जॉन को स्टोर करवाया। हमने इसको लिखा कि प्रिंट x, ये ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि x में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हुई है। तो हमें पता है कि x में तो 5 वैल्यू स्टोर हुई है, तो ये आउटपुट में क्या देगा, 5। वैसे ही सिमिलरली ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि y में कौन सी वैल्यू है और y में जॉन दी गई है, तो फिर वो जॉन को प्रिंट कर देगा। जब हमने सी पढ़ी थी अपने प्रीवियस क्लासेस में, तब हमें पता था कि हमें जब भी कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करना था तो हमें अलग अलग टाइप के उसको पहले से बताना पड़ता था कि अब हम इंटीजर स्टोर करवाना चाहते हैं, अब हम कोई टेक्स्ट स्टोर करवाना चाहते हैं। बट पाइथन में हमें एक प्रिविलेज प्रोवाइड होता है कि हमें उसे बताना नहीं पड़ता है कि हम कौन सा वेरिएबल अब स्टोर करवाना चाहते हैं, इंटीजर करवाना चाहते हैं, टेक्स्ट करवाना चाहते हैं। उसके पास प्री डिफाइंड अपनी वैल्यू है कि वो अपने आप ही पता लगा देता है कि वो इंटीजर वैल्यू है कि वो टेक्स्ट वैल्यू है। ओके अगर जब हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं। जैसे कि जब हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करते हैं तो फिर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं ना, कि आपका जो वो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में नहीं होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर लगाना, स्पेसेस मत रखना। तो वैसे जब हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रूल्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक रूल है जो कि कहता है कि नेम जो होना चाहिए वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि नेम इज इक्वल्स टू 26, तो ये ठीक जाएगा, और अंडरस्कोर एज इज इक्वल्स टू 20, तो ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टू नेम इज इक्वल्स टू 26 दिया, यानी कि नंबर सबसे पहले दे दिया, तो वो एरर दे देगा। वैसे ही आता है हमारा वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव।
केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि केस मतलब दो टाइप के केस होते हैं, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस। तो अपर केस में ये होता है कि सारे लेटर्स जो होते हैं वो कैपिटल में होते हैं, और लोअर केस में ये होता है कि सारे लेटर्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल में। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है कि NAME नेम जो कि स्टार्ट हो रहा है स्मॉल एन से, और NAME जो कि स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नो स्पेस इन द वेरिएबल नेम्स। मतलब आपने अगर स्पेस दिया तो वो आपको एरर देगा, अगर आपने अंडरस्कोर दिया तो वो वर्क कर जाएगा। फिर आता है हमारे पास पाइथन के कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। कीवर्ड्स होते हैं कुछ रिजर्व वर्ड्स, पाइथन के कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन ने खुद के लिए ले रखे हैं कि मैं ही उनको यूज कर सकता हूँ, और आप लोग अपने वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम यूज नहीं कर सकते एज वेरिएबल्स। जैसे कि क्लास है, तो क्लास जो है वो एक कीवर्ड है, तो इसका हम यूज नहीं कर सकते एज वेरिएबल नेम। हम stu अंडरस्कोर क्लास ऐसे करके यूज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज इट एज वेरिएबल नेम स्पेसिफिकली। ओके, next we come up to the most important part of our programming, that is data types in Python। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा। तो डेटा टाइप्स आर द टाइप ऑफ डेटा दैट यू वांट टू स्टोर इन दैट। तो अगर आपको कौन सा टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, मतलब अगर आपको अपना टेक्स्ट डेटा, अपना नाम सेव करना है, या फिर आपको अपना रोल नंबर सेव करना है, अपना नंबर टाइप का डेटा सेव करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि टेक्स्ट टाइप के लिए स्ट्रिंग, न्यूमेरिक टाइप के लिए इंट, फ्लोट, तो इनको हम वन बाय वन टैकल करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टेक्स्ट टाइप, दैट इज द स्ट्रिंग। तो इसके लिए टेक्सचुअल डेटा को सेव करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए, जैसे कि हेलो पाइथन, आपका नेम, आपकी ब्रांच, तो ये सब हमारा स्ट्रिंग वाला डेटा आ गया। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक मतलब नंबर से, तो फिर इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी कि इंटीजर जैसे कि माइनस नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, वैसे ही फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यूज जितनी भी होंगी वो हमारी फ्लोट में आ जाएंगी। फिर कॉम्प्लेक्स में हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सीक्वेंस टाइप्स। तो सीक्वेंस टाइप्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि लिस्ट, टपल और रेंज के लिए। मतलब लिस्ट तो हम कह सकते हैं कि हमने जैसे एरे पढ़ा था ना पहले, तो एरे में हम बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज को एक जगह पे स्टोर कर सकते थे, वैसे ही हम लिस्ट में बहुत सारी वैल्यूज को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि इधर दिया हुआ है, लेकिन और हमारे पास नेक्स्ट आता है टपल। तो टपल में भी हम बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, बट लिस्ट और टपल में एक डिफरेंस होता है, वो कि ये होता है कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे लिखा है ना 1a 1.2, तो मतलब मुझे चाहिए कि नहीं a की जगह b लिख जाए, तो मैं ये कर सकती हूँ, बट टपल में नहीं कर सकती मैं ऐसा। फिर आता है हमारे पास रेंज। तो रेंज का बेसिकली हम यूज करते हैं लूप्स में। फिर आता है हमारे पास बूलियन टाइप। तो बूलियन टाइप बेसिकली यूज होता है हमारी लॉजिकल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, जैसे कि ट्रू फॉल्स, ये सारी स्टेटमेंट्स होती है। जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन 3, तो हमें पता है कि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो फिर फॉल्स ही आएगा, तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर आता है हमारे पास मैपिंग टाइप। तो मैपिंग टाइप में ये होता है कि हम एक की वैल्यू को दूसरी की उससे पेयर कर रहे हैं, जैसे कि नेम और वेट, नेम कॉलन छवि, तो फिर इसका ये मतलब है कि जहां जहां पे भी नेम लिखेंगे वहां वहां पे छवि आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट टाइप्स। तो सेट में हम यूनिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं, मतलब जैसे लिस्ट और टपल में हमने स्टोर करा था ना कि 1 2 3, तो फिर उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आप दोबारा उसको रिपीट कर सकते हो, बट सेट टाइप्स में आप रिपीट नहीं कर सकते, इट ओनली स्टोर्स द यूनिक वैल्यूज। और फिर आता है हमारे पास नन टाइप। अभी आपको किसी वेरिएबल का पता नहीं है कि मतलब उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, सो यू कैन यूज नन टाइप। And then we come to this part that says getting data types in Python। अभी एज अ बिगिनर जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है काफी बार कि कौन सा डेटा टाइप यूज हो रहा है, तो हम इस सिंटैक्स का यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि कौन सा डेटा टाइप यूज हो रहा है। सिंटैक्स है टाइप वेरिएबल। तो अब इस सिंटैक्स का यूज करके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे x इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट टाइप x, मतलब ये ऊपर जाएगा चेक करेगा कि x में कौन सी वैल्यू है, तो हमें पता है कि टाइप कौन सा है इसका, तो ये तो इंटीजर है, तो जाके क्या प्रिंट करेगा, इंटीजर। ओके ओके, नेक्स्ट इज कीवर्ड्स इन पाइथन। तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स जो कि पाइथन ने अपने लिए रख रखे हैं कि वो ही यूज कर सकता है, एंड नो द यूजर कैन नॉट यूज इट एज वेरिएबल। ठीक है, वो स्पेशल टर्म्स हैं जिनका स्पेसिफिक मतलब होता है,
तो उनको आप वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये 35 रिजर्व वर्ड्स हैं, इनके अलावा आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं एज योर वेरिएबल, जैसे कि एक्सेप्ट हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, फॉर हो गया। तो ये सब सारे कीवर्ड्स हैं, इनको आप नहीं यूज कर सकते एज वेरिएबल्स वरना एरर दे देगा। ओके, नेक्स्ट शी विल टेल यू। थैंक यू। Okay, I will continue the session with input and output function. Input and output function क्या फंक्शन के बारे में। अगर हमें यूजर से रन टाइम पे अगर हमें डेटा को लेना है तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न करता है। इसका सिंटैक्स है, जैसे ही सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन लिखेंगे, इनपुट और फंक्शन इसके जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी हम यूजर की स्क्रीन पर मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं और उसको फिर एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, तो अब यूजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा एंटर योर नेम। यूजर ने मान लीजिए टाइप करा CSC, तो आउटपुट आएगा CSC। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का यूज यूजर की स्क्रीन पर कुछ भी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज यूजर की स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। प्रिंट फंक्शन के दो डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट इज सैप एंड सेकंड इज एंड। जो सैप की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट स्पेस होती है एंड जो एंड की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन होती है। अब प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स आता है। प्रिंट फंक्शन के जो सिंटैक्स है उसमें डबल कोट्स के अंदर हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो एज इट इज यूजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और वेरिएबल के में जो स्टोर डेटा है उसको अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट के अंदर हमने लिखा वेलकम टू पाई कोडर क्लब, तो ये एज इट इज यूजर की स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब हमने वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कराई, नेम इक्वल टू 26, एज इक्वल टू 20, और उसमें हमने प्रिंट फंक्शन में नेम लिख दिया कॉमा, इनको सेपरेट कर दिया दोनों वेरिएबल्स को कॉमा से एंड एज, तो अब आउटपुट आएगा 26, 20। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन में अब ये कुछ एंड सेपरेटर जो पैरामीटर्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं। अब हमने प्रिंट फंक्शन में लिखा हेलो कॉमा वर्ल्ड, तो हेलो सेपरेटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमारी स्पेस है तो स्पेस आ गया, देन आ गया हमारा वर्ल्ड। अगर हम हाइफन लाना चाहते हैं इनके बीच में तो हमने सेपरेटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट दे दी हाइफन, तो अब प्रिंट होगा हेलो हाइफन वर्ल्ड। अब एंड क्या वर्क करता है, एंड जैसे एक कोई प्रिंट फंक्शन है उसमें हेलो लिखा, कम कर दो, जैसे प्रिंट फंक्शन है इसमें हमने कोई भी स्ट्रिंग लिखी और इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन की, तो नेक्स्ट लाइन एंड की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो नेक्स्ट लाइन है, तो ये वाला प्रिंट फंक्शन हेलो प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब वो देखेगा नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन है, तो लिखा है प्रिंट वर्ल्ड, तो फिर वो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में ये दोनों प्रिंट फंक्शन प्रिंट होके आए तो इसके लिए हमने एंड की वैल्यू कर देंगे स्पेस, तो हेलो स्पेस वर्ल्ड आएगा। अगर हमने ये नहीं दिया होता तो हेलो और नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड प्रिंट होता। अब हम इन दोनों जो पैरामीटर्स है इनको एक, जैसे हमने प्रिंट फंक्शन में लिखा a कॉमा b कॉमा c और सेपरेटर की वैल्यू दे दी स्टार और एंड की वैल्यू दे दी एंड नेक्स्ट लाइन, तो a और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया हमने प्रिंट नेक्स्ट लाइन, तो आउटपुट आएगा a फिर स्टार प्रिंट होगा सेपरेटर, फिर b फिर स्टार फिर c, फिर एंड की वैल्यू है एंड, तो एंड एज इट इज आएगा, देन आएगा हमारा नेक्स्ट लाइन, तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर देखेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, तो प्रिंट में नेक्स्ट लाइन लिखा है तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखेंगे।
जैसे हमने प्रोग्राम है एंड इन सेपरेटर का, इसमें हमने एक वेरिएबल में नेम में एक नाम स्टोर कराया है अंजलि, एज में कराया है 19। अब हम प्रिंट कर रहे हैं नेम, और एंड की वैल्यू अगर हमने दे दी स्पेस, और नेक्स्ट लाइन में दे दिया एज, तो अब इसका आउटपुट आएगा अंजलि स्पेस देन आएगा 19। अगर हम यहाँ पे एंड की वैल्यू नहीं देते तो अंजलि और नेक्स्ट लाइन में 19 आएगा। ऐसे ही जो सेपरेटर है, सेपरेटर की वैल्यू हमने दी एरो, तो ये दोनों जो होंगे वो सेपरेट होके आ रहे हैं एरो से। नेम आया पहले अंजलि, फिर सेपरेट हुए एरो से, देन आया हमारा एज। अब हम पढ़ेंगे कमेंट्स इन पाइथन। तो पाइथन में जो कमेंट्स होते हैं वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जिन्हें पाइथन इग्नोर करता है। यूज बेसिकली कि ह्यूमन को जो कोड है वो समझ में आए। मैम आवाज अगर क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज रुक रुक के आ रहा है। हो सकता है सर नेट इशू हो। तो पाइथन में जो कमेंट्स होते हैं वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जिन्हें पाइथन इग्नोर करता है। इसमें इसका यूज बेसिकली ह्यूमन को कोड समझ में आए इसके लिए किया जाता है। जैसे किसी कंपनी है, कोई कंपनी में कोई डेवलपर है, उसने कोड लिखा, अब कोई वो डेवलपर चला गया, अब जो दूसरा डेवलपर आया उसको वो कोड समझ में आए इसके लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। उन्हें पाइथन रीड नहीं करता, बस वो ह्यूमन को समझने के लिए होता है कि इस कोड में क्या वर्क चल रहा है। सिंगल लाइन कमेंट को बनाने के लिए हम इस हैश ट्रिक का यूज करते हैं। जब हम हैशटैग लिखते हैं, हैशटैग के आगे जो भी हम लिखते हैं वो कमेंट बन जाते हैं। देन आता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। जैसे इस वाले एग्जांपल में प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो ये कमेंट बता रहा है कि ये जो प्रिंट फंक्शन है वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। देन आता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स को बनाने के लिए सिंगल ट्रिपल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। इनके बीच में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो मल्टी लाइन कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। आगे का सेशन हमारा अनुश्री मिश्रा कंटिन्यू करेंगे। मैम एक बार और बता दीजिए शुरू से। क्या सर कमेंट्स? मैम शुरू से बता दीजिए एक बार और, समझ में नहीं आया। कमेंट्स को लाइन ऑफ कोड होते हैं जिन्हें पाइथन इग्नोर करता है, उन्हें पाइथन रीड नहीं करता। ये अब मान लीजिए मैंने कोई कोड लिखा है, इस कोड में क्या वर्किंग चल रही है, अगर कोई दूसरा डेवलपर आया वो पढ़ने लगा कि इस कोड में क्या वर्किंग चल रही है, तो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स को हम ऊपर ही लिख देते हैं कि इस कोड में ये वर्क चल रहा है। जैसे सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए हम हैशटैग का यूज करते हैं, इसके आगे हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट बन जाता है। अब जैसे प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो अब ये वाला कमेंट हमें ये बता रहा है कि ये जो प्रिंट फंक्शन है वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। अब जब हमें बहुत सारी लाइंस में कमेंट्स लिखना है तो उसके लिए हम ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। इनके बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो मल्टी लाइन कमेंट्स में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मैम बहुत साउंड आ रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है।
टाइपकास्टिंग से। तो टाइपकास्टिंग हमने जैसे अभी इनपुट लेना सीखा था कि कैसे हम अपने यूजर से इनपुट लेते हैं। तो मान लीजिए यूजर हमें लेना है यूजर से नंबर, ठीक है। तो पाइथन के अंदर एक प्रीडिफाइंड चीज होती है कि वो केवल टेक्सचुअल डेटा को ले सकता है, मतलब ले सकता है इन द सेंस कि वो हर बार स्ट्रिंग का यूज करता है, मतलब टेक्सचुअल डेटा को मानता है कि जो यूजर है वो टेक्सचुअल डेटा ही दे रहा है। पर मान लीजिए हमें कोई नंबर एंटर करवाना हो तो हमें इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए होगा, डेटा टाइप चाहिए होगा, तो हम यूज करते हैं टाइपकास्टिंग का। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर एज। हमने पहले पाइथन को बता दिया कि अब हम जो डेटा लेने वाले हैं वो एक इंटीजर टाइप का डेटा है, तो ऐसे ही हम हर बार उसको बताना पड़ता है कि इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा है, बूलियन टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? दीज आर सिंबल्स और कीवर्ड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। मतलब कोई भी ऑपरेशन जो कि आपको अपने डेटा पे करना हो वो हम ऑपरेटर्स के थ्रू करते हैं। अपने वेरिएबल्स पे, अपनी वैल्यूज पे, किसी पे भी करना हो तो हम ऑपरेटर्स के थ्रू करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम एक्शन परफॉर्म करना है जो भी डेटा पे, तो वो हम ऑपरेटर्स के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, तो a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 5। हमें प्रिंट करना है a प्लस b, तो हमने क्या करा, a और b पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा, तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा तो हमारे पास क्या आउटपुट आया 15। तो a और b इसमें माने जाएंगे ऑपरेंड्स और प्लस जो है हमारा वो माना जाएगा ऑपरेटर। ओके, नाउ comes up that is types of operators। कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? तो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इनको एक बार एक एक करके टैकल करते हैं। फर्स्ट इज दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वो सब। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने के लिए वैल्यूज, कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए वैल्यूज, लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशंस को एक साथ जोड़ता है। देन इज बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन, ये सब कुछ आता है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। फिर आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब हम अपनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो हमारा डेटा है उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था a इज इक्वल्स टू 5, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं a को कि a तुम्हारी वैल्यू 5 है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं ऐड एंड असाइन। मान लीजिए हमने पहले लिखा कि a इज इक्वल्स टू 5, फिर हम कर रहे हैं ऐड एंड असाइन। तो हमने पहले इसको असाइन कर दिया, फिर हम इसमें एडिशन कर रहे हैं और फिर से इसको असाइन कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं ऐड एंड असाइन का। जैसे कि a प्लस इक्वल्स टू 5, अभी तो हमने 5 दिया था, अब हम ऐड और असाइन कर दिया, तो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा 10। वैसे ही हमने इधर सब्ट्रैक्शन एंड असाइन करा तो इस 5 का क्या आएगा, 0, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन, तो पहले a की वैल्यू 5 थी, अब अगर उसको मल्टीप्लिकेशन करके दोबारा असाइन करा तो इधर 25 आ जाएगा। वैसे ही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। फिर आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली यूज करता है कब, जब हमें कंपेयर करनी हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। जैसे डबल इक्वल्स टू का यूज करा कि ये वैल्यू के ये वैल्यूज के इक्वल है। फिर आता है हमारे पास नॉट इक्वल्स टू के ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है एक दूसरे के। ये बेसिकली रिटर्न करता है हमें ऑलवेज बूलियन। बूलियन मतलब जैसे ट्रू और फॉल्स में जैसे हम यूज करते हैं ना कि मतलब 2 इज ग्रेटर देन 3 और नॉट, तो हमें पता है कि इट्स फॉल्स, तो वो फॉल्स और ट्रू इन्हीं दोनों में वो करता है, हमें आउटपुट देता है। फिर आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें डिफरेंट टाइप की कंडीशंस को मर्ज करना हो। एंड का यूज हम तब करते हैं जब दोनों सिचुएशंस ट्रू होंगी तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, और में एक भी सिचुएशन ट्रू हुई तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और नॉट में वो जो चेंजेस है उनको रिवर्स कर देता है। फिर आता है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली वैल्यूज के साथ नहीं खेलता बट खेलता है बाइनरी डिजिट्स के साथ, मतलब जैसे कि 0 1 जो होते हैं ना उनके साथ। तो हमारा एंड होता है, तो जब दोनों 0 0 होती हैं तो फिर वो 0 रिटर्न करता है, 0 1 होती है तो भी वो 0 रिटर्न करता है, पर जब 1 1 होगी तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास और, तो और में अगर एक भी वैल्यू 1 है यानी कि 0 और 1 है तो वो 1 रिटर्न कर देगा, 0 0 होगी तो ही वो 0 रिटर्न करेगा। फिर आता है हमारे पास नॉट। तो नॉट तो रिवर्स ही करता है कि 0 को 1 रिटर्न करेगा, 1 को 0 रिटर्न करेगा।
फिर आता है एक्सॉर। तो एक्सॉर ऐसे करता है कि जब हमारे पास 1 1 होंगी तो फिर वो 0 रिटर्न करेगा, और 0 0 मतलब 1 1 0 0 होंगी तो फिर वो उल्टा रिटर्न करेगा, और ऐसे ही करता है। फिर लेफ्ट शिफ्ट हमें बताता है कि जो बाइनरी डिजिट्स है उनको लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है, और राइट शिफ्ट में वो राइट में शिफ्ट कर देता है। फिर आता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर ये चेक करता है कि क्या वो वैल्यू है, वो जो हमने वैल्यू दी है वो क्या उस लिस्ट की या टपल की या किसी भी चीज की उसकी मेंबर है या नहीं है। तो हम उसको चेक करते हैं विद इन एंड नॉट इन, जो कि हम अभी प्रोग्राम से समझेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये चेक करता है कि जो भी हम चीज रेफर कर रहे हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं एक बार सारे ऑपरेटर्स को। तो हमारे पास आता है सबसे पहले a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, ठीक है। रन भी करा देते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रिंट करना है हमें एडिशन, a प्लस b का जो सम है वो प्रिंट करना है। तो हमारे पास क्या आंसर है 15, 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में अब 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 आ गया आंसर। वैसे ही डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 5 2 आ गया। वैसे ही मॉड्यूलस में बेसिकली रिमाइंडर देता है, मतलब जैसे कि क्वेश्चन होता है रिमाइंडर होता है, डिवीजन करते हैं ना, तो रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर अगर 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो वो 0 रिटर्न करा। फिर आता है हमारे पास दिस कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे मैंने बताया अभी कंपेयर करने के लिए वैल्यूज का यूज करते हैं हम उसका। तो अभी हमारे पास है a इज ग्रेटर देन b। तो अब बताइए a इज ग्रेटर देन b और नॉट। तो इसने हमें रिटर्न करा ट्रू, क्योंकि a जो है ये है a इज ग्रेटर देन b, जो कि है ट्रू, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 5 और दूसरे वाले की 10, तो फिर उसने ट्रू रिटर्न करा। फिर आता है a इज डबल इक्वल्स टू b, मतलब वो चेक कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है कि a इज इक्वल्स टू b और नॉट। तो हमारे पास फॉल्स, क्योंकि एक तो 10 है और दूसरी 5 है। फिर आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि दो कंडीशंस को चेक कर रहा है, a इज ग्रेटर देन b एंड b इज स्मॉलर देन 10। क्या a ग्रेटर देन 5 है एंड b इज स्मॉलर देन 10, तो फिर हमारे पास क्या आया ट्रू, यस दैट इज ट्रू। तो ये देखो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम जब असाइन कर रहे होते हैं वैल्यू, तो ये हमारे पास कौन सा केस है, ऐड एंड असाइन वाला। हमारे पास a की जितनी भी वैल्यू थी उसमें ये +2 कर देगा। देखते हैं, तो जैसे कि हमारे पास a की वैल्यू थी 10, तो हमारे को इसने क्या रिटर्न करा 12, ठीक है। फिर आता है हमारे पास दिस मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज मैंने बताया जैसे कि चेक करने के लिए होता है कि क्या वो उस हमारी लिस्ट का, हमारे टपल का मेंबर है या नहीं है। तो अब चेक करते हैं, बोलता है प्रिंट 3 इन लिस्ट। क्या 3 लिस्ट में है, चेक कर सकते हैं, यस 3 इज इन लिस्ट। क्या ये दे रहा है, ट्रू दे रहा है, ओके। आई होप ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। फिर हमारे पास आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली होती है कि हमें जब कंडीशन लगाना होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तभी हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं बहुत सारे डिफरेंट केसेस में, जैसे कि हम इफ का यूज करते हैं, इफ एल्स का यूज करते हैं, एलिफ का यूज करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आता है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। तो अगर ये ट्रू होगा तो फिर एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी, वो करेगी, स्पेसिफिक कंडीशंस को चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड रन कर जाएगा। फिर इफ एल्स आता है, तो दो कंडीशंस होती है, अगर वो एक कंडीशन ट्रू हो गई तो उस वाले ब्लॉक में चला जाएगा, लेकिन अगर दूसरी वाली ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर वो दूसरे एल्स में चला जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। देन आता है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो जब मल्टीपल कंडीशंस होती है तब हम इसका यूज करते हैं। अब हमारे पास इफ स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स आ गया है, इफ कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट। पहले हम इफ देंगे, उसकी कंडीशन देंगे कि क्या कंडीशन है, और फिर स्टेटमेंट देंगे। इसको एक बार प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, जैसे एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर एज। हमने यूजर से बोला कि प्लीज तुम अपनी एज जो है वो एंटर करो।
अगर एज जो है वो 18 से बड़ी हो तो प्रिंट कर देना दैट यू आर एलिजिबल टू वोट। तो हम रन करके देखते हैं। अभी हमसे हमारी एज मांग रहा है, तो लेट्स इमेजिन मैंने एज दे दी है 23, तो ये लिख रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा रन करा एंड अब मैंने इसको एज दे दी है 12, तो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करा क्योंकि मैंने इसको बताया ही नहीं। मैंने केवल एक ब्लॉक ऑफ कोड दिया था और मैंने इससे बोला था कि अगर ये रन हो तो ही यू हैव टू डू दिस, एल्स मैंने कुछ बताया ही नहीं। अब आता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इस प्रॉब्लम को जो टैकल करने के लिए यूज करते हैं वो हम करते हैं इफ एल्स का, मतलब दो कंडीशंस को चेक करने के लिए। जैसे कि अगर ये हो जाए, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करना चाहिए, लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो सारी की सारी चीजें एल्स में चली जाएंगी, एल्स सब कुछ कंटेन कर लेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ नहीं हुआ, तो एल्स तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। इसको भी प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं एक बार। तो हमारे पास है num is equals to int input enter a number। हम कोई नंबर एंटर करेंगे if num और मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, मतलब अगर जो नम है उस वो अगर डिवाइड होगा 2 से और उसने रिमाइंडर रिटर्न करा हमें 0, तो हम बोल देंगे कि जो नंबर है वो इवन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम रिटर्न कर देंगे उसी की नंबर इज ऑड। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब मैंने नंबर लिया मान लीजिए 6, तो ये क्या रिटर्न करेगा कि नंबर इज इवन। पर फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया नंबर दिया 3, तो अब इसको क्या रिटर्न करना चाहिए ऑड। तो ये सब कुछ कंटेन कर लेगा। अगर नंबर नहीं है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं है, तो फिर वो एल्स वाली स्टेटमेंट में चला जाएगा, वो सब कुछ कंटेन कर लेगा। फिर आता है हमारे पास इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें हमें क्या करना होता है कि बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस जब यूज होती हैं तब हम इफ एलिफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मतलब जैसे अगर हम एक कंडीशन देनी हुई तो हम इफ का यूज करें, और जब हमें इफ एल्स का यूज करना था जब हमें दो कंडीशंस देनी थी। ठीक है, लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस का यूज करना है तो हम इफ एलिफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, इसको हम एक बार प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। फिर आता है देखिए, जैसे मार्क्स इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर मार्क्स, तो हमने इससे बोला यूजर से कि अपने मार्क्स एंटर करो। तो अगर वो ग्रेटर देन 90 है तो प्रिंट कर देना ग्रेड ए। अगर ऐसा नहीं हो और चेक करना फिर से कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 60 है तो ग्रेड बी कर देना, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्रेड सी कर देना। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज कंडीशनल स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स कि स्पेस कितना लिया है। मतलब जब हम जावा या सी करते हैं तो फिर हमें ब्रैकेट्स देने होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन का यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन वी आर डूइंग दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। तो उसका यूज करे बिना कोड जो है वो आपको एरर देगा। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। तो अब हमारे पास मार्क्स आते हैं, मैं एंटर करती हूँ 98, तो क्या रिटर्न करेगा ग्रेड ए। फिर से चलते हैं, फिर रन करते हैं एक बार। अब हम फिर से मार्क्स एंटर करते हैं, मान लीजिए 45, 60 से ग्रेड चाहिए तो 78 ग्रेड बी। और मान लो मैंने 60 से नीचे कोई भी नंबर दे दिया तो मुझे क्या ही रिटर्न करेगा, सी 49 ग्रेड सी। ठीक है, इंडेंटेशन का रोल सबसे मेन प्ले होता है इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, और आगे चल के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उनमें। नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का बेसिकली यूज होता है जब हम कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाते हैं। मतलब जैसे कि हमने इफ कंडीशन लगाई थी, तो अब हम इसको इसके अंदर लगा रहे हैं कि हम पहले तो एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो ट्रू करी तो फिर वो अंदर जाएगा उस लूप के, उस कंडीशन के, उस ब्लॉक के, तो वो अंदर जाएगा, फिर वो चेक करेगा क्या वो कंडीशन ठीक है, नेक्स्ट वाली कंडीशन जो हमने दी वो क्या ठीक है। अगर वो ठीक है तो फिर वो नेक्स्ट आगे स्टेप पे जाएगा। ठीक है, तो इसका ये सिंटैक्स होता है, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। इफ कंडीशन 1 अगर ये ट्रू हुई तो फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन पे चेक करेगा
अगर ये ट्रू हुई तो ही ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों में से कहीं पे भी रुक गई तो फिर स्टेटमेंट नहीं वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक बार। जैसे कि हमारे पास एक आया है कि वेरिएबल हमने लिया नम और इसमें हम एंटर करवा रहे हैं एक नंबर। तो अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो नंबर जो है वो पॉजिटिव है। अगर वो डिवाइड हो जा रहा है 2 से परफेक्टली और रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है तो नंबर इवन है। अगर इन दोनों में से दोनों की कोई भी सिचुएशन जो है वो नहीं सही होती है तो ये सारा का सारा एल्स में चला जाएगा। और एल्स में नहीं, एल्स में अभी नहीं जाएगा, इधर इसमें ही है, इफ वाली स्टेटमेंट में अभी है तो इसमें नहीं जाएगा अभी। अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं हुई तो फिर इधर आएगा एल्स में और चेक करेगा, वो बोलेगा कि नंबर इज ऑड। फिर अगर ये वाला पूरा ब्लॉक ऑफ कोड वर्क नहीं करता है तो हमारे पास आता है एल्स। तो एल्स में जाएगा और नंबर नेगेटिव। एक बार रन करके देखते हैं। हम नंबर डालते हैं, मान लीजिए 5 डाला तो नंबर इज ऑड, नंबर इज पॉजिटिव एंड नंबर इज ऑड। ठीक है, अब मैंने नंबर यूज करा 4 तो नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज इवन। बेसिकली क्या कर रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट कर रहा है बट इधर आके चेक कर रहा है कि अगर ये ट्रू हो गया तो ही वो करेगा, वरना ये वाला कर देगा। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर एल्स पे चला जाएगा। ओके, थैंक यू। रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट विल बी टोल्ड बाय ओके, तो अब हम लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स जो है वो पाइथन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लूप्स एक ब्लॉक ऑफ लूप्स में क्या होता है, कोई ब्लॉक ऑफ कोड तब तक एग्जीक्यूट होता है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहता है तब तक जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू रहती है। ये इसकी हेल्प से हम जो कोड का डुप्लीकेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे कोई हेलो वर्ड है वो मुझे 100 टाइम्स प्रिंट कराना है तो वो मुझे 100 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, वहीं और वो टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। वहीं मैं 4 से 5 लाइन में हेलो वर्ड को लूप्स की हेल्प से प्रिंट कर सकती हूँ 100 टाइम्स। जो लूप्स होते हैं वो पाइथन में 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट इज व्हाइल लूप एंड सेकंड इज फॉर लूप। व्हाइल लूप का यूज हम किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू रहती है। और फॉर लूप का यूज कोई भी सीक्वेंस का कोई भी सीक्वेंस का जो आइटम है वो आइट्रेशन के लिए किया जाता है। जैसे जो फॉर लूप है वो एन टाइम्स तक एग्जीक्यूट रहता है। वो एन टाइम हमें पता होना है कि मान लीजिए कि कोई लूप 100 टाइम्स चलेगा तो मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे पता है यहाँ पे कि जो लूप है वो 100 टाइम्स चलना है तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगी। अगर मुझे नहीं पता है कि लूप कितनी बार चलेगा तो मैं यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करूंगी। व्हाइल लूप का सिंटेक्स आता है, सबसे पहले हम व्हाइल लिखेंगे, देन यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन के बाद जब हम कोलन देंगे तो यहाँ पे इंडेंटेशन देंगे। इंडेंटेशन की जो वैल्यू होती है वो टैब के बराबर या 4 स्पेसेस के बराबर होती है। देन इसके अंदर हम अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे और जो बाहर लिखेंगे, जैसे इंडेंटेशन हटा दिया तो ये जो बाहर होंगे वो होंगे, ये लूप के अंदर नहीं होंगे, ये होंगे हमारे एक्सटर्नल स्टेटमेंट। तो व्हाइल लूप का प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले यूजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा एंटर नंबर। ये जो प्रोग्राम है वो हम रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करने के लिए कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में 1 तक। तो यहाँ पे यूजर की स्क्रीन पर आएगा एंटर नंबर। तो यहाँ पे यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसको हमने नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब हमने कंडीशन लगाई कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि जो नम की वैल्यू है वो 0 से बड़ी रहेगी। अब इसका स्टेटमेंट दिया कि नम को प्रिंट कर दो। अब नम को प्रिंट करने के बाद अगर हम ये देना बहुत इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने ये नहीं दिया तो इसकी वैल्यू वही रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया, यूजर ने 5 एंटर किया, तो क्या ये चेक करेगा कि क्या 5 0 से बड़ा है? यस, तो यहाँ पे 5 को प्रिंट कर देगा। देन
5 की वैल्यू एक माइनस होगी और इसी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। अब नम की वैल्यू हो गई 4। अब चेक करेगा कि 4 0 से बड़ा है, यस, तो ये यहाँ पे 4 को प्रिंट कर देगा। ऐसे ही हमारा ये पूरा लूप तब तक चलेगा जब तक कि 1 नहीं हो जाता, और ये बाद में फिर ये एक्सटर्नल स्टेटमेंट है, लास्ट में हमारा प्रिंट होगा। इसको रन करते हैं, एंटर नंबर, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया 5, तो यहाँ पे ये लूप नंबर 5 4 3 2 1। अब जब चेक करी होगी कि जब यहाँ पे हमारी 1 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हो गया हमारा 0, फिर वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या 0 0 से बड़ा है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो गया लास्ट में। देन देखते हैं हम अपना फॉर लूप का सिंटेक्स। तो फॉर लूप का सिंटेक्स, फॉर लूप जो होता है वो सीक्वेंस के ऊपर वर्क करता है। सीक्वेंस में एक एक आइटम के ऊपर एक एक आइट्रेशन चलाते हैं। इसका सिंटेक्स है जैसे फॉर, यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे इन, और यहाँ पे सीक्वेंस देंगे, और फिर यहाँ पे इंडेंटेशन देके, इंडेंटेशन के बाद यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ भी जो हम एक्सटर्नल स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं वो लिख देंगे। इसका लूप, फॉर लूप का एग्जाम्पल है टेबल प्रिंट करेंगे हम फॉर लूप की हेल्प से। तो जिस भी नंबर की हमें टेबल को प्रिंट करना है, तो वो हमने मैसेज दे दिया इनपुट फंक्शन के अंदर जो यूजर को स्क्रीन पर दिखेगा, एंटर द नंबर फॉर टेबल। तो मान लीजिए यहाँ पे यूजर ने टाइप किया 9, तो अब हम प्रिंट कर रहे हैं कि टेबल ऑफ 9 की, ये 9 की टेबल है। अब यहाँ पे फॉर लूप का हमने फॉर लिखेंगे, फॉर, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दिया x, देन हमने इन लिखा, और यहाँ पे हमें यहाँ पे देना था सीक्वेंस। तो जो रेंज फंक्शन है यहाँ पे, तो रेंज फंक्शन का यूज नंबर के सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए किया जाता है। जो रेंज फंक्शन है वो 3 पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले कि सबसे पहले यहाँ पे लेंगे स्टार्ट, की हमें रेंज को कहाँ से जनरेट करना है, स्टार्ट करना है, कहाँ तक हमें उसको जनरेट करना है, स्टॉप, और फिर हम देंगे स्टेप की कितने नंबर छोड़ छोड़ के रेंज हमें जनरेट करनी है। जो स्टार्ट और स्टेप वैल्यू है वो कंपलसरी नहीं होती, ऑप्शनल होती है, क्योंकि इसकी जो स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 होती है और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। लेकिन स्टॉप की वैल्यू, स्टॉप हमें पैरामीटर पास करना रेंज फंक्शन के अंदर मैंडेटरी होता है। अब जैसे यहाँ पे रेंज फंक्शन लगाया है कि 1 से स्टार्ट करो रेंज जनरेट करना और 11 तक, तो ये जो रेंज फंक्शन होता है वो हमेशा एक कम जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे स्टॉप वैल्यू है 11, तो ये 10 पे ही स्टॉप हो जाएगा, तो ये 1 से लेके 10 तक की रेंज जनरेट करेगा एक एक नंबर छोड़ के, जैसे 1 2 3 4 ऑन 1 to 10। अब यहाँ पे जो x वेरिएबल है वो सबसे पहले 1 को उठाएगा, इस रेंज में से 1 को लेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट है प्रिंट करो, सबसे पहले n की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 9 यूजर ने प्रिंट की थी, एंटर की थी, तो यहाँ पे 9, फिर इनटू, और फिर यहाँ पे हमने ये तो एज इट इज प्रिंट होके आएगा स्क्रीन पर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। फिर x की वैल्यू यहाँ पे इस टाइम हमारी 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1, तो 9 1s आर, और फिर 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x से, तो यहाँ पे आएगा 9। फिर लूप चलेगा तो यहाँ पे आएगा 2, तो 9 2s आर, फिर 9 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 18। ऐसे ही हमारा पूरा 9 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में हमने एक्सटर्नल स्टेटमेंट दे दिया एंड फॉर और फॉर लूप। एंटर किया 9, तो यहाँ पे आ गया हमारा टेबल ऑफ 9, और ये पूरा टेबल हमारा प्रिंट होने के बाद ये एक्सटर्नल स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। जो आउटर लूप होता है उसके हर एक आइट्रेशन पर जो इनर लूप है वो पूरा पूरा एग्जीक्यूट होता है, यानी कि उसके सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसका बेसिकली यूज पैटर्न प्रिंटिंग करने के लिए, या अगर हमें मल्टीपल आइट्रेशन पर वर्क करना है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे, देन उसके बाद
हम इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे, देन उसके बाद जो हमें स्टेटमेंट्स लिखना है वो लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एक कोड लिखा हुआ है इस पैटर्न को एक प्रिंट करने का, यहाँ पे 6 लिखा है तो ये 5 तक की रेंज जनरेट करेगा, 1 से लेके 5 तक की रेंज जनरेट करेगा। अब फॉर लूप में आया 1, अब ये अंदर गया इसके लूप के, तो ये यहाँ पे रेंज जनरेट करेगा 1 से लेके i+1 की। i+1 का मतलब हो गया यहाँ पे 1 था तो 1 + 1 2, लेकिन ये हमेशा एक कम लेता है तो 1 से लेके 1 की, यानी कि इस रेंज के अंदर खाली 1 ही आया तो j पे आएगा 1। अब अंदर जाएगा ये इसके तो प्रिंट कर देगा स्टार को, देन आएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा आउटर लूप में 2। फिर ये लूप चलेगा इनर वाला, तो यहाँ पे जो रेंज जनरेट करेगा ये वाला रेंज फंक्शन वो 1 से लेके 2 तक की करेगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया 3, 2 + 1 3, तो ये यहाँ पे 1 और 2 की रेंज जनरेट करेगा। तो ये वाला जो इनर लूप है वो 2 टाइम्स चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1, तो ये हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जब ये सेकंड आएगा तब भी यहाँ पे हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा, और ये इसकी जो एंड की वैल्यू वो स्पेस है तो ये स्पेस के साथ प्रिंट होगा। जैसे जब हमारा फर्स्ट टाइम लूप चला था तो एक ही बार चला था इनर लूप, तो हमारा एक ही स्टार प्रिंट हुआ था। अब जो हमारा ये वाला लूप है तो ये 2 टाइम्स चला है, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये एक स्टार उसने प्रिंट करा, एंड की वैल्यू हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं दी, हमने स्पेस दिया तो यहाँ पे स्पेस आया। फिर जब सेकंड टाइम हमारा लूप चला तो यहाँ पे हमारा दोबारा से स्टार प्रिंट हो गया। अब इस लाइन से इस नेक्स्ट वाली लाइन में जाने के लिए हमने इस वाले प्रिंट फंक्शन का यूज किया है, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो नेक्स्ट लाइन ही होती है। इसी तरह से हम इसका पूरा पैटर्न प्रिंट कर लेंगे। आई होप आपको नेस्टेड लूप समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। जो ब्रेक हमारा स्टेटमेंट है, अगर हम कोई भी लूप है वो लूप से हम कब टर्मिनेट होंगे, जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर हम इमीडिएटली किसी लूप से टर्मिनेट होना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम प्राइम नंबर के प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी नंबर जो यूजर ने एंटर करा है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो एंटर अ नंबर यूजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 5, तो 5 हमारा नम वेरिएबल पे आके स्टोर हो जाएगा। अब जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 या तो 2 से बड़े होते हैं, 1 से बड़े होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, तो नेगेटिव नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो हमने कंडीशन लगा दी कि अगर वो नंबर जो यूजर ने एंटर करा है, अगर वो नंबर 1 हो, 0 हो या फिर नेगेटिव हो, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। एल्स में हम ये चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है दूसरा। तो मान लीजिए यहाँ पे यूजर ने एंटर किया 5, तो ये यहाँ पे गया। अब हम रेंज जनरेट कर रहे हैं 2 से लेके उस नंबर तक की जो यूजर ने एंटर किया है। मान लीजिए 5 एंटर किया है, तो यहाँ पे रेंज जनरेट होगी 2 3 4। अब यहाँ पे आएगा हमारा 2, सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा आई पे 2। अब ये इसके अंदर जाएगा, लूप के अंदर एंटर करेगा, तो चेक कर रहे हैं कि क्या ये वाला नंबर यानी कि क्या 5 2 से डिवाइडेबल है। अगर है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और यहाँ पे ही हम इसको तुरंत क्या कर देंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा कि ये नंबर प्राइम नंबर है। जैसे 5 डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा 2 से, नहीं होगा, तो ये वाली हमारा जो इफ ब्लॉक है चलेगा ही नहीं। देन फिर लूप चलेगा, यहाँ पे आ गई हमारी वैल्यू ऑफ 3। क्या जो 5 है वो 3 से डिवाइडेबल है, नहीं है, तो ये वाला फिर से ब्लॉक हमारा नहीं चला। अब रेंज में से आएगा यहाँ पे 4। अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 4 से। अब जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, तब भी वो हमारा इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो आएगा ये हमारे एल्स ब्लॉक पे। एल्स क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कि जो 5 है इज अ प्राइम नंबर। जैसे मैंने 5 एंटर किया तो आ गया 5 इज अ प्राइम नंबर।
नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं वो करंट आइट्रेशन को स्किप करने के लिए करते हैं। जो हमारा लूप जिस आइट्रेशन को प्रोसेस कर रहा है उसको स्किप करके हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब इसका कंटिन्यूस स्टेटमेंट का एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे रेंज जनरेट कर रहा है हमारा रेंज फंक्शन 1 से लेके 10 तक की। तो यहाँ पे हमारा आया पहले 1। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो 1 है क्या वो 2 से डिवाइडेबल है। अगर डिवाइडेबल है तो इस वाले आइट्रेशन को स्किप कर जाओ और नेक्स्ट वाले पे मूव हो जाओ। लेकिन ये तो डिवाइडेबल ही नहीं है, तो ये वाला इफ ब्लॉक हमारा नहीं चलेगा। और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है हमारा, प्रिंट कर दो उस वाले, यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे जैसे 1 था तो यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आया फॉर लूप में 2। क्या 2 से डिवाइडेबल है? यस। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ये वाला जो आइट्रेशन है वो स्किप हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ये जब कंटिन्यू होगा तो ये नीचे के उसके स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहाँ पे आया 3। क्या 3 डिवाइडेबल है? तो 3 डिवाइडेबल नहीं है, तो यहाँ पे 3 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये इसमें ब्लॉक में एंटर ही नहीं करेगा। जैसे 1 हमारा डिवाइडेबल नहीं था तो 1 प्रिंट हो गया, 3 नहीं था तो 3 हो गया, 5 नहीं था तो 5 हो गया। और जो जो डिवाइड हो रहे थे वो वाले जो आइट्रेशन थे उनको हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप कर रहा है। अब आपके जो डाउट्स हैं वो आप अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो जो आपने पूछे हैं उनको मैं आंसर करूंगी। जैसे सबसे पहले इंस्टॉल पाइथन की, पाइथन का इंस्टॉलेशन सिखाइए। मैंने पाइथन का इंस्टॉलेशन बताया था। हम पाइथन को सिंपली उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जाके डाउनलोड करके देन उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए ऐड पाइथन टू पाथ पर टिक करते हैं। ऐड पाइथन टू पाथ पर हम टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम सिंपल उसको फिनिश कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। और अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो हम वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट इज कैमल केस। तो जो कैमल केस होता है वो एक तरीका होता है वेरिएबल्स को लिखने का, वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मैं वेरिएबल लिख रही हूँ, एन लिखा मैंने, मतलब स्मॉल में लिखा, कोई भी चीज मैंने स्मॉल में लिखी, फिर मैं उसको कैपिटल में लिख रही हूँ, तो कैमल केस यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये, तो ये हमारा कैमल केस है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है हम कैमल केस को फॉलो करें, ये कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज टपल। तो जो टपल है वो एक डेटा टाइप है। इसको हम अभी आगे समझेंगे। टपल का एक पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके हम फंक्शंस देखेंगे। टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसको अगर हम एक बार बना देते हैं तो फिर वो चेंज नहीं कर सकते, वो हम आगे देखेंगे अभी। इंडेंटेशन हमने आपको समझाया था। जैसे यहाँ पे कोई भी हम फॉर लूप, जैसे हमने फॉर लूप यूज करा तो इंडेंटेशन पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फॉर लूप हमने लिखा, और जैसे कोई सी लैंग्वेज है उसमें हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज करते हैं इन स्टेटमेंट्स को। लेकिन पाइथन में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते। जो हमने कॉलन दिया है उसके बाजू में एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पाइथन है वो इंडेंटेशन देता है। ये जो इंडेंटेशन होती है वो टैब की या 4 स्पेसेस के बराबर होती है। अगर हम इस इंडेंटेशन को हटा देंगे तो ये तो फिर एक्सटर्नल स्टेटमेंट बन जाएगा। ये क्या, मॉड्यूलस ऑपरेटर का कहाँ यूज होता है, तो उसका यूज हम रिमाइंडर में करते हैं। जैसे
तो आज का जो पाइथन का सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं फिर से एक बार रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और रिस्पेक्टेड टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने अपना अपना प्रीशियस टाइम दिया, और स्पेशली दिव्या मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सी यू सून। थैंक यू।